नमस्ते बच्चों। हमने पहली वीडियो में हिंदी का पाठ पहला, जो कि एक कविता थी, अगर नहीं हम अभी भी संभले, का भावार्थ और शब्दार्थ किए थे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक उस वीडियो को देखा और सुना होगा और आपको उस कविता का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 9 निकालेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, क्या धुंधला हो जाएगा? पहला सूरज, दूसरा चांद, तीसरा घर। तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, सूरज धुंधला हो जाएगा, तो सूरज वाले आगे बॉक्स पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, हमने किसकी काया प्रदूषित कर दी? घर की, गगन की, पृथ्वी की। हमने पढ़ा था इस कविता में, अंधाधुंध प्रदूषित कर दी हमने सारी पृथ्वी की काया। तो पृथ्वी रूपी काया को हमने प्रदूषित कर दिया है, तो पृथ्वी की काया। ठीक है, आगे देखेंगे। ग, मनुष्य किससे हार रहा है? बमों से, खेल से, असाध्य रोगों से। मनुष्य असाध्य रोगों से हार रहा है, इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब आपको भी याद हो गई होगी कविता, आपने पढ़ ली है पहली वीडियो में। अगर नहीं हम अभी भी संभले, अगर नहीं हम अभी भी संभले। सूरज धुंधला हो जाएगा। दिन निकलेगा, मटमैला। मटमैला मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको, मटमैला मिट्टी के रंग सा, मटमैला सा। ना कोई पक्षी गाएगा। पेज पीछे करेंगे। हरियाली के लिए तरसते नयन हमारे थक जाएंगे। आगे देखेंगे। सही मिलान कीजिए। हमें सही शब्दों का मिलान करना है। दिन निकलेगा, हमने पढ़ा था कविता में, दिन निकलेगा
कैसा? मटमैला सा। तो हम इसको मिलाएंगे, इससे हम क, मटमैला सा। नंबर क्या लिखेंगे इसके पीछे? ख देखेंगे, नयन हमारे थक जाएंगे, ख। ग है चाल चल रही, अजब अनूठी, ग। गायब है बुलबुल गोरैया, घ। प्रकृति प्रदूषण से हर एक प्राणी, अगला प्रश्न करेंगे हम। काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपकी वही कविता है जो हमने पहले पढ़ी है, अगर नहीं हम अभी भी संभले, उसी में से ये काव्यांश लिया गया है। अंधाधुंध प्रदूषित कर दी हमने सारी पृथ्वी की काया, नभ तक की वायु में भर दी उद्योगों की काली छाया। अब हताश है हार गए जब नित नए असाध्य रोगों से, विवश करुण क्रंदन करते हैं अपने दुख के इन भोगों से। प्रश्न पहला, मनुष्य ने नभ तक की वायु में क्या भर दिया है? तो हमने पढ़ा था कि नभ तक की वायु में भर दी उद्योगों की काली छाया। तो उद्योगों की काली छाया, उद्योगों की काली छाया। ख है अपने दुखों को भोगते हुए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम? विवश करुण क्रंदन करते हैं अपने दुख के इन भोगों से। क्या करते हैं? करुण क्रंदन, विवश करुण क्रंदन करते हैं अपने दुख को भोगते हुए। हम अपने दुखों को भोगते हुए विवश करुण क्रंदन करते हैं। ग है काली का विलोम शब्द क्या है? तो काली का विलोम शब्द है उजली। घ, घ नभ का पर्यायवाची शब्द बताइए। नभ का मतलब होता है आकाश। गगन भी हम लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। पृष्ठ संख्या 11, भाषा ज्ञान करेंगे हम। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द शायद आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। कविता या गीत के दो चरणों में अंतिम अक्षरों का जो मेल या साम्यक होता है, तुक होता है। जैसे अंतिम शब्दों में तुकांत यानी कि मेल करके हम इन शब्दों को बनाएंगे। जाएगा, तो जाएगा इसका तुकांत शब्द क्या होगा?
आएगा। विहीन, विहीन का होगा महीन। रूठी, रूठी का होगा झूठी। छाया, छाया का होगा काया। अगला प्रश्न करेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो लिखेंगे सूरज। आप सभी को आता होगा, सूरज का पर्यायवाची होता है रवि। दिनकर, भास्कर। पक्षी, पक्षी का होता है पंछी। नभचर, और खग। फूल, फूल का होगा कुसुम, सुमन, पुष्प। नदी, नदी का होता है तटिनी, शैलजा, सरिता। वायु, वायु का होगा हवा, पवन, समीर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। कविता से निर्देशानुसार शब्द छांटकर लिखिए। इस कविता में कई व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं, कई जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द हैं और कई भाववाचक संज्ञा वाले शब्द हैं, जो हमें इस कविता से ही छांटने हैं और लिखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती है, इसमें केवल एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जाती है। जैसे सूरज, जो कि इस कविता में आया है शब्द सूरज, केवल सूरज ही एक ऐसा शब्द है जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है आपका पक्षी का नाम, जैसे कि बुलबुल। गोरैया भी है इसमें, कोयल भी है, तो हम कोयल लिख लेते हैं। अब है आपकी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में शब्द व शब्द आएंगे इसमें जो संपूर्ण जाति को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पक्षी, इसमें हम पक्षी तो लिखेंगे लेकिन पक्षी से संपूर्ण पक्षी जाति के लोग इसमें आएंगे। इसमें किसी का भी नाम स्पष्ट रूप से नहीं है कि कौन से पक्षी इसमें आएंगे, लेकिन उस पूरी जाति विशेष के बारे में इसमें बताया गया है। जैसे पर्वत, इसमें किसी भी पर्वत का नाम नहीं है, इसमें पूरी पर्वत जाति के बारे में बात की गई है। नदी, किसी नदी के बारे में भी इसमें नहीं बताया है, किसी का नाम, किसी नदी का नाम इसमें नहीं बताया है। नदी के बारे में बात की है और नदी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। अब आते हैं हम भाववाचक संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा में भाव से, जैसे कि दुख, दुख एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है। क्रंदन,
ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। और हरियाली, ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। हरियाली, हरियाली बना है आपका हरा शब्द, जो कि एक विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। हरा शब्द एक विशेषण है, उससे मिलकर हरियाली शब्द बना है और भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। हरा से हरियाली। हम शांत भी इसमें ले सकते हैं, शांत, वह भी एक भाववाचक संज्ञा है। क्रंदन का अर्थ आपको पता ही है, क्रंदन चीख पुकार से था, इस पाठ में हमने पढ़ा था। इसी के साथ ही आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूं कि अब आप घर पर बैठकर इन प्रश्नों को अपनी बुक में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। तब तक के लिए घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।